चलो, तो क्वेश्चन क्या है? टू सोर्स ऑफ साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी produces sound intensity of I and 4I at any point P when it is used independently, full stop. If the both are sounded together, then find intensity at P if the wave reaches at point P with a path difference of 2 pi by 3. देखो बेटा, इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लास्ट क्लास हम लोग ने निकाला था, वो होता है अंडर रूट ऑफ I1। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, अंडर रूट नहीं, वो तो एम्पलीट्यूड में होता है। इसमें होता है I1 प्लस I2। इंटेंसिटी का जो फॉर्म होता है अपने पास, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस थीटा। ये होता था फॉर्म। I1 की जगह पे अपने पास है आई I2 की जगह पे अपने पास 4I प्लस टू टाइम्स ऑफ I इंटू 4I इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री, आप कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप कॉस 120 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? माइनस कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? आई रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई I प्लस 4I प्लस 2 इंटू 2I हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा 4I इंटू कॉस ऑफ माइनस कॉस 60। तो ये आया अपने पास 5I प्लस, या माइनस कर दो यहाँ पे आप, माइनस 4I कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो 5 माइनस 2 यानी बन गया ये 3I। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। बेटा यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा, ये ना पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस होगा, है ना? इसको सही कर लो, ये फेज डिफरेंस होगा। फेज। सर पहली बार जब सॉल्व करा था मैं तब वो डाल के किया था 2 पाई। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है बेटा? टू साउंड फ्रॉम टू आइडेंटिकल सोर्स। दो आइडेंटिकल सोर्स है, वहां से S1 एंड S2, वहां से साउंड कहीं रीच हो रहा है पॉइंट P पे। तो कोई पॉइंट P है जहां से साउंड का सोर्सेस जो S1 S2 है, वहां से साउंड जाकर P पर पहुंचा। व्हेन बोथ रीचेस व्हेन बोथ रीचेस इन सेम फेज, अगर दोनों सेम फेज में जाकर रीच हो रहा है, तो इंटेंसिटी कितना है? वहां पर I0 है। अब बोला अगर पावर ऑफ S1 इज नाउ रिड्यूसेस बाय 64%, तो S1 का पावर जब 64% से कम कर दिया गया और फेज डिफरेंस बिटवीन देम को वेरी किया गया है कंटिन्यूअसली, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, ये बताना है। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझाने में और हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, और सेम टाइप हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी यूज करेंगे। तो मान लो सोर्स S1 S2 है, कोई पॉइंट P है, तो बोल रहा है जब वेव इधर से इधर जा रहा, ठीक है, जब वेव इधर से इधर जा रहा, ये है अपने पास पॉइंट P, ये है अपने पास पॉइंट P। और स्टार्टिंग में दोनों का इंटेंसिटी I0 ही, दोनों के लिए इंटेंसिटी I0 सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? 64% से S2 को डिक्रीज कर रहे, तो S2 को 64% से डिक्रीज कर रहे, 64% से डिक्रीज कर रहे, S2 को डिक्रीज कर रहे, है ना? S1 को रिड्यूस किया, तो चलो कोई बात नहीं, इसको 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते। तो S1 को डिक्रीज किया गया है 64% से। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस चेंज किया गया है, तो मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी क्या होता है? तो मैक्सिमा इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए, मिनिमा पता होना चाहिए, उसके बाद ये सवाल बनेगा। अपने पास सवाल में बोला अगर इसका इंटेंसिटी आई था, इसका 16% से कम कर दो आप, तो 64% से अगर आप कम करोगे तो ये कितना बच जाएगा? 36%, मतलब 0.36% बाकी रह जाएगा। ठीक है, अपने पास आई मैक्सिमम कितना होता है बेटा? आई मैक्स कितना होता है? आई मैक्स अगर याद होगा, वो होता है अपने पास प्लस I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर।
आई मीन कितना होता है, आई मीन कितना होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को दोनों का रेशियो बोला था ना, दोनों का रेशियो ले लेना। चलो, तो आई मैक्स को अगर मैं लिखूं, आई मैक्स को क्या लिख सकते थे हम लोग, आई अंडर रूट ऑफ आई प्लस 64%, है ना, से ये 36 आया, 36 लिख दो, अंडर रूट ऑफ 36% मतलब 0.36 आई का स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं आप अंडर रूट ऑफ आई माइनस अंडर रूट ऑफ 0.36 आई का होल स्क्वायर। अब दोनों को रेशियो लेना है अपने को, आई मैक्स अपॉन आई मीन। आई को तो मैं निकाल देता हूँ, है ना, आई को निकाल देता हूँ सो दैट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ से अंडर रूट आई को कॉमन निकालोगे, आई नीचे भी आ जाएगा, आई दोनों मर जाएंगे। यहाँ पे बाकी रहेगा 1 प्लस 6/10, और यहाँ पर बाकी रह जाएगा अपने पास 1 माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें आप, ऊपर आ जाएगा 16/10 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अपने पास 4/10 का होल स्क्वायर। 10 सब जगह से चला गया, यहाँ आया 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आया 4 इंटू 4, ये चले गए, आंसर आया 16, ये हो गया अपना आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, ये सवाल अपने से बोल रहा है डिटरमाइन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो निकालना क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जैसे ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखें, इंटेंसिटी वाला फॉर्म आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा, सवाल सॉल्व करने टाइम में बताऊंगा। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव, तो दो वेव का इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 3 साइन 100 पाई टी, दूसरा क्या है y2 इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/3, गिवन दैट द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव इज I0। ठीक है, तो पहला वेव का I0 है। अब आपको बताना है इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कोशिश करें। इस सवाल को देखो जरा, इसमें बोल रहा है इंटेंसिटी, तो जैसे ही इंटेंसिटी आए, अपने दिमाग में सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्म आ जाना चाहिए। इंटेंसिटी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट फॉर्मूला वो क्या होता है, आई रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो वो होता है क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फेज डिफरेंस। तो कॉस फेज डिफरेंस कितना है, पाई/3, मतलब 60 डिग्री है, लिख दिया। अब I1 I2 निकालना है, I1 का तो दे दिया है, ठीक है, I2 नहीं पता। अब याद करो, आपको एक रिजल्ट याद होगा तो हम लोग बात किए थे कि इंटेंसिटी कैसा होता है बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। कब कब जब आपका ओमेगा कांस्टेंट हो, जब आपका ओमेगा कांस्टेंट हो। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो इंटेंसिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था, ये हम लोग लिख चुके हैं। तो दोनों का लिखो आप, I1 को आप क्या लिख सकते हैं, I0 अपॉन I2, यही तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, अपॉन 4 स्क्वायर। तो I2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, I2 को आप क्या लिख सकते हैं, I2 ऊपर गया तो I2 को क्या लिख सकते हैं, अगर I2 को आप सिंप्लीफाई करें तो 16 उधर गया, 9 नीचे आया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 9 I0, ये आ गया। तो I2 I1 दोनों अपने पास आ गया है, I1 की वैल्यू है I0, I2 की वैल्यू है 16 अपॉन 9 I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये तो I0 बाहर आया, दोनों को जब रूट अंदर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3, और cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक है, इसको इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। देख बेटा, इसके आगे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको एलसीएम लेना है, तो हमेशा मैंने बोला एलसीएम जब भी लेना हो और आपको थोड़ा सा भी बेसिक मैथ्स में दिक्कत है, तो आप बेस को पहले सेम करना चाहो, तो यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम हो जाएगा। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो बेस सेम हो जाएगा, यानी बेस में कितना आ गया 9, यहाँ पर कितना है 9 आई नॉट, यहाँ पे आया 16 आई नॉट, और यहाँ पर आ गया 12 आई नॉट। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 28 + 9 37 37 आई नॉट बाई 9, पहला ऑप्शन। इस सवाल को देखो, यहां पर बोला गया टू साउंड सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i इंटरफेयर एट सम पॉइंट, देन आपको बताना क्या है इस सवाल में, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना होगा ये बताना है। तो अपने को बताना क्या है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना होगा। ट्राई करें। देख बेटा, इस सवाल का बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। आई मैक्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, वो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना आता है, कितना होता है √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये होता है √i1 - √i2 का होल स्क्वायर, i2 का होल स्क्वायर। i1 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है i, i2 की वैल्यू कितनी है, वो है 4i। जब आप ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, i + 2i यानी 3i का स्क्वायर, ये आएगा 3i का होल स्क्वायर, और ये आएगा सिर्फ i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा सिर्फ i का होल स्क्वायर। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा 1। कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो होता है। ठीक है, कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि क्विकेंस ट्यूब होता क्या है। सबसे पहली बात, इसका अरेंजमेंट समझते हैं। ये जो अपने पास व्हाइट वाला पोर्शन है ना, आपने शायद देखा भी होगा, ये आगे पीछे हो सकता है, ये वाला अरेंजमेंट। मतलब अगर मैं दिखाऊं, चलो इसे एयरफोन से दिखाऊं, तो इसका एक पोर्शन कुछ इस टाइप का है ना, और दूसरा पोर्शन यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होगा, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, बहुत आराम से ये स्लाइड कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में एक ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं। तो ऊपर में कोई ट्यूनिंग फॉर्क रखता है, ट्यूनिंग फॉर्क से क्या कर सकते हैं हम लोग, वहां से साउंड प्रोड्यूस करके हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो मान लो इसका लेंथ कुछ L1 इनिशियल है, और ये वाले पार्ट का लेंथ L2 है, इस वाले पार्ट का लेंथ L2 है। ठीक है, L1 एंड L2। जो बॉटम पोर्शन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक डिटेक्टर लगा के रखा है। ये क्या है, डिटेक्ट कर रहा है, तो डिटेक्टर। ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करने वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लो सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा कलर चूज किया जाए, चलो मान लो यहाँ पे आपने इंटरफेरेंस या फिर डिस्टरबेंस दिया, तो ये इधर आया, इधर आया। तो अब इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता से ये किधर जाएगा, येलो वाले पार्ट से जाएगा, दूसरे वाले से रेड वाले से जाएगा। ठीक है, कौन सा, व्हाइट वाले से जाएगा। ठीक, तो अब आएगा और फाइनली क्या होगा, मान लो यहाँ से जो अपना वेव आया, वो इधर से एक पार्ट आया और दूसरा यहाँ से एक पार्ट आया, और दोनों फाइनली यहाँ पर आकर इंटरफेयर करेगा। तो ये जो डिटेक्टर है, ये चेक करेगा पहले, ये चेक करेगा पहले कि क्या जो अपना साउंड का इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिल रहा, क्या हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा, क्या वहां मैक्सिमा आ रहा। तो अगर हाँ, अगर आपने देखा कि हाँ यहाँ पर तो मुझे मैक्सिमा मिल रहा, आपने बोला कि यस यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा, तो क्या बोलेगा कि पाथ डिफरेंस जो है अपना, अभी पाथ डिफरेंस क्या है अपने पास, L2 - L1 के बराबर पाथ डिफरेंस होगा, है ना, इज इक्वल टू क्या है, अगर मैक्सिमा मिल रहा है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, या आपको मैक्सिमा मिल रहा है, या आपको मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, या मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे, तो क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर होगा। ये हम लोग पहले केस में बोल सकते हैं। आ जाओ, इस अरेंजमेंट को वापस से समझना है, अगर वापस से समझना है तो मान लो अपने पास ये है। ठीक है, ये एक पार्ट है, यहाँ से इंटरफेरेंस आया, जो ऊपर से आपने डिस्टरबेंस दिया तो यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ पर एक पोर्शन लगा है, यहाँ पे भी एक पोर्शन लगा है, ये ऐसा पाइप, यहाँ से ये पाइप है। इस पाइप को जो है ना, जो L2 है अपना, वो आगे पीछे हो सकता है। L2 जो है अपना, वो आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो L2 मूव कर सकता है, L1 को हम लोगों ने फिक्स रखा है। तो हम लोगों ने हल्का हल्का एडजस्टमेंट किया,
और देखा कि जब डिटेक्टर मैक्सिमा बता रहा था, डिटेक्टर बताया कि यहाँ पर अब जो साउंड का इंटेंसिटी आ रहा है हमारे पास वो मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमा आ रहा होगा मतलब वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा। हम लोग बात किए थे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमेशा एन लैम्डा के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 1 लैम्डा फिर 2 लैम्डा ऐसे चलना चाहिए। तो पहला देखा, और पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, सपोज L2 ज्यादा है या L1 कोई भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लिया अगर L2 ज्यादा है तो L2 माइनस L1 वो पाथ डिफरेंस है और वो एन लैम्डा के बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट है, समझा। आओ मान लो बेटा अब हम लोगों ने ये करा, मान लो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करा, तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना था कि दूसरा पार्ट का अरेंजमेंट क्या है। तो देखो जरा दूसरे पार्ट का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। अब क्या करा, इस ट्यूब को जो मूव करने वाला ट्यूब था हमारे पास, मूव करने वाला ट्यूब था, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ शिफ्ट करा। मतलब इस ट्यूब को ले जाकर सपोज यहाँ पर लेकर गए, तो अपना ट्यूब ये आगे बढ़ गया है, इसको यहाँ पर लेकर गए तो ये ट्यूब आगे बढ़ गया है, ये आगे बढ़ गया है, यहाँ पर पहुंचा, ये ट्यूब यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया, तो कितने डिस्टेंस से बढ़ाया, मान लो ये डिस्टेंस x बढ़ा है तो नीचे वाला भी तो डिस्टेंस x बढ़ा है। तो हम लोगों ने जो x था उसको इतना लगाया है, इतना खींचा है कि अगला इंटरफेरेंस या जो अगला मैक्सिमा आए वहां तक खींचा है। तो हम लोगों ने क्या करा, x इज इलोंगेटेड या द मूवेबल पोर्शन इज स्ट्रेच्ड बाय x अमाउंट सो दैट वी डिटेक्ट नेक्स्ट मैक्सिमा। तो अगला मैक्सिमा आए आपने उतना उसको खींचा है, फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा, फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा, अगले मैक्सिमा तक के लिए आपने उसे खींच दिया है। अच्छा, तो अगर नेक्स्ट मैक्सिमा हुआ तो L2 वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी अगर मैं L2 डैश लिख दूं तो वो कितना हो जाएगा, L2 प्लस 2x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x ऊपर चल रहा है और x नीचे चल रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, तो अपने को L2 डैश समझ में आ गया कि L2 प्लस 2x आया है। 2x क्यों आया है, क्योंकि ऊपर नीचे है। ऑल्दो समझ में आ गया सबको, बट फिर भी बता देता हूं, ऊपर नीचे से x था। अगर अब आपने इंटरफेस, आपने क्या बोला कि सेकंड पार्ट जो आ रहा है तो वेव अपना कहां कहां से आ रहा होगा, अपना जो वेव है वो इधर से आ रहा था और इधर से आ रहा था फिर, बट इसको इस टाइम पे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया थोड़ा ज्यादा। बट स्टिल आपने बोला कि अगला नेक्स्ट इंटरफेरेंस या नेक्स्ट मैक्सिमा अपने को दिख रहा है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो L1 का तो कोई चेंज हुआ नहीं है, L1 डैश इज इक्वल टू L1 ही है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग पाथ डिफरेंस लिखें तो वो किसके बराबर हो सकता है, L2 डैश माइनस L1 डैश के बराबर। L1 डैश L1 ही है। इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो कितना लिख सकते हैं, L2 प्लस 2x, L2 प्लस 2x माइनस यहाँ पर L1 इज इक्वल टू अब देखो नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1 लैम्डा के बराबर। अब L2 माइनस L1 को अगर मैं एक साथ कर दूं, L2 माइनस L1 प्लस 2x, ये किसके बराबर है बेटा, n लैम्डा प्लस लैम्डा के बराबर है। यानी और L2 माइनस L1 किसके बराबर था, n लैम्डा के बराबर था। तो इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो n लैम्डा प्लस 2x इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा। ये चला गया। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप क्या लिख सकते हैं कि 2x की वैल्यू किसके बराबर आई, लैम्डा के बराबर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x की वैल्यू किसके बराबर आई, लैम्डा के बराबर आई। और अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों स्पीड, क्यों, ये जो क्विकेंस ट्यूब है ये हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट स्पीड। स्पीड किसका, स्पीड, साउंड वेव का स्पीड। तो ये हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। अब देखो बेटा, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रीक्वेंसी कुछ एफ अपने को पता ही है, लैम्डा पता ही चल गया। तो हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू पता चल गई, यानी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ किसके बराबर आया, 2x, और 2x तो आपने मेजर ही करा था। तो ये आया अपने पास 2x इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर आया। तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें सीबैक ट्यूब की। दोनों क्विकेंस ट्यूब या सीबैक ट्यूब अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही यूज करते हैं हम लोग
क्या पता करने के लिए? वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। तो देखते हैं और समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देख बेटा, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क रखा, ठीक है, तो इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ट्यूनिंग फॉर्क का अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा? अगेन डिटेक्टर रखा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिटेक्टर रखा। अब क्या होगा? सबसे पहले साउंड आया, मान लो यहाँ से यहाँ तक का स्टार्टिंग लेंथ, ये लेंथ की वैल्यू L0, और यहाँ से यहाँ तक का L, यहाँ से यहाँ तक का L है। तो साउंड आया पहला, ये आया, इधर से टकराया, टकराया, और टकराने के बाद यहाँ से पहुंच के इधर आया। दूसरा वेव जो आया होगा, दूसरा वेव जो आया होगा वो यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ये दो वेव आए, इनका इंटरफेरेंस हुआ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो यहाँ पर मैक्सिमा अपने को शो हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इस केस में कितना हुआ है, अगर पाथ डिफरेंस को बताया जाए। तो देखो जरा ध्यान दो, पाथ डिफरेंस कितना हुआ। जो ऊपर वाला व्हाइट वाला जो ड्रॉ किया है वो वेव कितना चला है, वो साउंड वेव कितना चला होगा? अगर आप देखें तो वो चला होगा L0 प्लस 2L चला होगा, और जो सेकंड वाला है वो कितना चला है? L0 चला है। तो ये है इसका पाथ डिफरेंस, और यही किसके बराबर आएगा? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो n लैम्डा के बराबर आएगा, है ना। किसके लिए है ये? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अपने को पहला पार्ट पता चल गया, बहुत अच्छा। अब मान लो हमें दूसरा पार्ट भी पता करना हो, हमें दूसरा पार्ट पता करना, तो चलो आते हैं। नेक्स्ट क्या किया गया? नेक्स्ट क्या किया गया? ये जो पिस्टन है अपने पास, इस पिस्टन को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया गया, इस पिस्टन को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया गया। मान लो ये जो पिस्टन है अपना वो पीछे शिफ्ट किया गया है बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स, बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर वापस से हम लोग लें, वापस से हम लोग लिखें सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए, तो पाथ डिफरेंस और कब तक किया गया होगा? पहले वाले केस के जैसा ही। तो कब तक उसको पीछे ले गया होगा? जब तक क्या? अगला मैक्सिमा ना सुनाई दे। अगला मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा कैसे सुनाई देगा बेटा? अगला मैक्सिमा कैसे सुनाई देगा? अगर अगला मैक्सिमा अपने को निकालना है तो वो वन वेवलेंथ आगे होगा, ये हम लोग जानते हैं अभी तक। तो वन वेवलेंथ अगर आगे होगा तो हम लोग लिखते हैं पाथ डिफरेंस, सेकेंड पाथ डिफरेंस। तो या लैम्डा डैश, डेल्टा डैश जो लिख देना है, तो हम लोग लिख सकते हैं L0 प्लस 2L प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस L0 इज इक्वल टू किसके बराबर आया? ये n+1 लैम्डा के बराबर, n+1 लैम्डा के बराबर। क्या ये समझ में आया? चलो एक बार और उस कलर से, हम दूसरे कलर से हम लोग देखते हैं। मान लो पहला वाला वेव जो है हमारे पास, पहला वाला वेव है ना, सेकंड केस के लिए बात कर रहे हैं, वो कितना चला होगा? पहले यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो L0 चला होगा, फर्स्ट पार्ट में वो L0 चला। उसके बाद यहाँ से यहाँ गया L चला, फिर यहाँ से यहाँ गया X चला, तो ऊपर कितना चल गया? L0 प्लस L प्लस X चला है, सेकंड केस में बात कर रहे हैं। फिर वो आया, इधर गया, वापस से कितना चला? नीचे x चला प्लस x, फिर यहां से यहां तक कितना चला? L0 चला, सॉरी L चला। तो टोटल ऊपर कितना चल गया? L0 प्लस 2L प्लस 2x चला, जो अपना कौन सा रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला वेव दिख रहा है। और दूसरा वेव अगर हम लोग निकाले, दूसरा मान लो मैं दूसरा इस बार ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, तो दूसरा वेव को तो बस यहाँ से यहाँ ही चलना है, तो वो कितना चलेगा? L0 चलेगा, है ना। अब समझ में आया? अब सबको समझ, बस बाकी कहानी पहले जैसी ही है, बाकी सेम टू सेम कहानी। अब देखो L0 प्लस 2L माइनस L0, है ना, किसके बराबर था बेटा? ये पूरा किसके बराबर था? n लैम्डा के बराबर था, है ना। तो सेम केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लैम्डा प्लस 2x इज इक्वल टू, ये क्या आया? n लैम्डा प्लस लैम्डा, यहाँ से भी 2x के बराबर किसके बराबर आ गया? लैम्डा के बराबर। तो फिर से अगर फ्रीक्वेंसी अपने को नोन है ही, अगर फ्रीक्वेंसी अपने को नोन है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 2x इंटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ये आया अपना आंसर, यही हम लोगों को बताना था, ठीक।
मान लो बेटा ऐसा अपने पास सवाल में बोला गया है ना, कि दो क्लोजली स्पेस्ड सोर्स है अपने पास, दो सोर्स है, तो यहाँ पर एक सोर्स है या यहाँ पर एक स्पीकर है और यहाँ पर एक दूसरा स्पीकर है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया गया है स्मॉल डी के बराबर, दोनों स्पीकर के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है स्मॉल बी के बराबर। कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी है जो इस लाइन पे मूव कर रहा, एक आदमी या एक डिटेक्टर है वो इस लाइन पे मूव कर रहा। कितने डिस्टेंस पे? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लो मैंने कैपिटल डी दे दिया है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी दे दिया है, कैपिटल डी दे दिया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो अपने को बताना रहेगा, अपने को बताना रहेगा, ठीक है, कि किस किस पोजीशन पे उसको साउंड की वैल्यू मैक्सिमम सुनाई दे, है ना। एक तो ये पूछ लिया जाए, जो पॉइंट मान लो यहाँ वाला पॉइंट देखो, अब साउंड की वैल्यू मैक्सिमम कब सुनाई दे ये हम लोग बता सकते हैं। कब होता है बेटा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता है? अगर हम लोग बात करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता है, तो सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है जब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? एन लैम्डा के फॉर्म में हो जाए। फेज डिफरेंस वगैरह भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, सबसे पहले मैं अगर बोलूं, चलो इसको मैं थोड़ा और कलाकारी दिखाता हूँ। मान लो बोलूं यहां से लेकर, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से लेकर यहां से लेकर बोलूं, इस पॉइंट पे बोलूं, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना लग रहा है बेटा? तो ऊपर वाला S1 से जितना डिस्टेंस है उतना ही S2 से भी डिस्टेंस है। मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर तो मैक्सिमा पक्के से आएगा, यानी इसी को हम लोग बोल देंगे सेंट्रल मैक्सिमा बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैक्सिमा आएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? 0 के बराबर। अब मैक्सिमा और मिनिमा बताना है अपने को कि कहाँ पे हम लोगों को साउंड का इंटरफेरेंस ज्यादा सुनाई देगा और कहाँ पर कम सुनाई देगा। तो मान लो उसके लिए किसी डिस्टेंस हम लोगों ने y लिया है, y डिस्टेंस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहां मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या वहां पर मैक्सिमा होने का क्या कंडीशन है, ये भी आप बोल सकते हैं। चलो जरा हम लोग समझते हैं कि मान लो मैक्सिमा होने का कंडीशन अपने को पता करना, पॉइंट P दे दिया, इसे पॉइंट P दे दिया, तो यहां से लेकर ये डिस्टेंस और यहां से लेकर ये डिस्टेंस, ठीक है। अब क्लियरली अपने को दिख रहा है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? S2P माइनस S1P के बराबर होगा, यही होगा पाथ डिफरेंस। अच्छा, ये अपने को पाथ डिफरेंस लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लगने दो ना सर, क्या ही दिक्कत है। मान लो यहां से मैंने एक एंगल दिया, थोड़ा गंदा कलर ले रहा हूं, ऑल दो इसके कोई जरूरत नहीं है इसीलिए ले रहे हैं। मान लो ये पॉइंट अगर हम लोगों ने थीटा दिया है ना, कि एंगल सेंटर से थीटा है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो मान लो कोई परपेंडिकुलर मैंने m दे दिया, तो अब S1P और MP दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, यानी पाथ डिफरेंस अपना कौन हो गया? ये हो गया पाथ डिफरेंस। अगर देख बेटा ये थीटा है अपना, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 है, यानी कि ये वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई? ये थीटा समझ, फिर से बता रहा हूँ, एक एक चीज वापस समझो। मान लो यही अपने पास स्पीकर यहाँ पर वही दो था, और इस स्पीकर के दोनों के बीच में, मतलब कहीं पे चलो कोई पूजा वजह हो रहा था, बाजू में दो पंडाल थे, दोनों जगह पे स्पीकर लगाया हुआ। आप किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रोड पे ट्रैवल कर रहे, तो आप एक जगह पहुंचे तो आपको साउंड बहुत सुनाई दिया, आपको बहुत गुस्सा आया। फिर आप थोड़े दूर आगे जा रहे थे तो आपको साउंड थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, ना के बराबर सुनाई दे रहा था। फिर आप थोड़ा आगे पहुंचे तो आपको साउंड सुनाई देने लगा। तो वही सब पॉइंट अपने को निकालना है जहां पर साउंड मैक्सिमम सुनाई दे रहा था या मिनिमम सुनाई दे रहा था। तो सबसे पहला मिनिमम मैक्सिमम साउंड कहाँ पे सुनाई दे रहा था? इस वाले लाइन पे सुनाई दे रहा था जो हम लोग बनाए थे ना, ये एरो में। अगर चलो कहाँ गया एरो से, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर एरो से दिखाऊं, तो सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था कि इस पॉइंट पे हम लोग आ रहे थे, इस पॉइंट पे, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम साउंड था। क्यों था? क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो रहा था? 0 हो रहा था। फिर आप थोड़ा और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, आप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें,
है ना, तो ऊपर की तरफ आप मूव करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कहीं पे थोड़ा आपका साउंड मैक्सिमम के बाद मिनिमम हुआ होगा, फिर से आपको अचानक मैक्सिमम सुनाई दिया, तो वही डिस्टेंस को हम लोगों ने वाई लिया, उसी डिस्टेंस को हम लोगों ने वाई लिया। ठीक है, यहां तक समझा है? हाँ। मान लो वही, तो हर बार तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि सपोज इस बार आपको देखा जाए तो यहां से लेकर कोई एक डिस्टेंस था और यहां से लेकर ये डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये अपने को बताना है। इन दोनों में देखो तो क्लियरली अपने को क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कि ज्यादा डिस्टेंस कौन सा साउंड ट्रैवल करेगा, जो सेकंड वाले स्पीकर से चल रहा होगा, ये वाला ज्यादा ट्रैवल कर रहा हो, और S1 वाला कम चल रहा है, S1 वाला कम चल रहा है। तो अपने को मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पर मैक्सिमा है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, तो पाथ डिफरेंस जिसके कारण सुनाई देगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया ये? अब उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो यही एंगल जो सेंटर वाला एंगल है, वही एंगल S2 का भी है। मान लो अगर यही एंगल अपने पास थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल तो परपेंडिकुलर है तो 90 है, तो ये एंगल कितना होगा ट्रायंगल में? थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। समझ में आया ये? देखो बेटा, हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो ड्राइंग को वापस से समझो, फिर से बनाया, वापस से समझो। यहाँ पर सोर्स जो है अपना वो S1 S2 है, सोर्स जो साउंड का सोर्स है, और हम लोग इस लाइन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओ पर मैक्सिमा अपने को दिखा था, अब किसी दूसरे पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने वाले हैं। S1 S2 के बीच का जो सोर्स है, सोर्स यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कहीं सोर्स है और ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। सोर्स के पैरेलल जो सोर्स रखा हुआ है ना, सोर्स का ये लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स है, और ऑब्जर्वर यहाँ मूव कर रहा, ऑब्जर्वर यहाँ मूव कर रहा। ठीक है, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस d है, और अगर मैं बात करूं सोर्स का डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं सोर्स एंड जिस पॉइंट पे ये मूव कर रहा वो कैपिटल D है। ठीक है, चलो, तो अब अपने को पाथ डिफरेंस ये डेल्टा निकालना है ना, इस पे हम लोगों को सारा फोकस है। तो अपना पाथ डिफरेंस कितना आया है बेटा, जो हम लोग देख रहे हैं पाथ डिफरेंस है अपना, पाथ डिफरेंस ये किसके बराबर है? ये डेल्टा के बराबर है। पाथ डिफरेंस अपना डेल्टा के बराबर है। अच्छा, डेल्टा के बराबर है। सुनो जरा ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल S1 S2 M पे, है ना, M S1 S2 D पे, ये एंगल थीटा। थीटा बहुत छोटा है अपना, थीटा बहुत छोटा है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी वैल्यू जो पाथ डिफरेंस डेल है, आप इसको साइन थीटा को अगर लिखे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को डेल्टा जो पाथ डिफरेंस है अपॉन डी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा की वैल्यू डी टाइम्स साइन थीटा लिख सकते हैं। और थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी इंटू थीटा लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस को। तो पाथ डिफरेंस जो अपना लिखा डेल्टा उज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू थीटा लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या समझ में आया? नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम लोग, नेक्स्ट अगर बात करें, शाबाश, फिर से मैं डर गया था। आओ, नेक्स्ट अगर बात करें बड़े वाले ट्रायंगल में, जरा बड़ा ट्रायंगल देखना बेटा। ये जो ट्रायंगल अपने को दिख रहा होगा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ पी में, ट्रायंगल ए ओ पी में, अब उस ट्रायंगल में जरा देखो बेटा, वो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वहां पे आप थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा को क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन डी लिख सकते हैं, टेन थीटा। जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, और टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई बाई डी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। तो पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा? डी टाइम्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ये आ गया पाथ डिफरेंस, ये आया दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, वाई का फंक्शन आ गया है पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये लाइन तक समझ में आया?
अब पाथ डिफरेंस आ गया अपने को, उसके बाद क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखना है अपने को, है ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो मान लो अगर मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखना स्टार्ट किया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है बेटा, जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, एन लैम्डा के बराबर हो। यानी यानी यहां से क्या लिख सकते हैं, y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर हो। यानी y की वैल्यू किसके बराबर हो, एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर हो। यह आ गया क्या अपना y, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहीं पे डिस्ट्रक्टिव की भी बात कर दी जाए बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कब आपको साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम सुनाई देगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस अपना होता है, वो आप क्या लिखते थे, 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिखते थे, या 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिखते थे, कोई भी लिख सकते थे। और डेल्टा की वैल्यू क्या है अपने पास, y इंटू डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2n+1 लैम्डा बाई 2। जब ये पूरा लिख लिया तो यहां से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y की वैल्यू एंड में लिख दे रहा हूं बेटा, कॉपी कर लेना, 2n+1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। ये किसके लिए आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ गया। तो कहां पर साउंड की वैल्यू, अब y की वैल्यू निकल गई। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कितने कितने डिस्टेंस पे जब आप पैरेलल मूव करोगे तो कब आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगा, कब सुनाई देगा, y निकाल लिया। कब कम सुनाई देगा, वो भी y निकाल दिया। तो सर क्या ये इक्वेशन को याद रखना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम चीजें वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं, याद ही नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ स्टेप याद रखना है। स्टेप क्या था, पहले थीटा निकालना, सवाल नहीं पूछा जाएगा। 0%, 0.1% होगा चांसेस, या 1% होगा कि सवाल कभी पूछा जाएगा यहाँ पर। और वेव ऑप्टिक्स में तो इस पे रिलेटेड सवाल हर साल पूछा जाएगा, वहां पे 100%, यहाँ पे 0%। बट दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। अगर यहाँ पे आप समझ रहे तो वहां आपके लिए वो मक्खन हो जाएगा बस। तो सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, पाथ निकाला। पाथ डिफरेंस कितना आया था, या पाथ कितना आया था, d इंटू थीटा के बराबर आया था। थीटा किसके बराबर आया था, y अपॉन कैपिटल डी के बराबर आया था। ठीक है, दोनों को इक्वेट करके हम लोगों ने y निकाल लिया। अब एक बार y आ गया तो आप क्या करें, क्या निकाल लिया हम लोगों ने, पाथ डिफरेंस, डेल्टा निकाल लिया। और डेल्टा से y का रिलेशन, तो डेल्टा का रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला, कितना है, d इंटू वाई बाई कैपिटल डी है। ये है डेल्टा का रिलेशन, ये निकाला। अब डेल्टा जो कि पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव के लिए किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर, तब निकाल लेंगे हम लोग। डिस्ट्रक्टिव के लिए किसके बराबर होता है, आइदर 2n+1 लैम्डा बाई 2 या फिर 2n-1 लैम्डा बाई 2। कब n की वैल्यू 0 लेनी है, कब 1 लेनी है, ये हम लोग अब जानते हैं। समझ में आया। व्हेन डिटेक्टर मूव परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सोर्स, तो सोर्स अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर मान लो अपने पास सोर्स S1 रखा हुआ है, यहाँ पर S2 सोर्स रखा हुआ है, S2 सोर्स रखा हुआ है, ये है दूसरा सोर्स। और इस किसी डिस्टेंस, फार डिस्टेंस पे अपने पास, किसी डिस्टेंस फार पे यहां पर अपना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग वो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां से यहां तक मूव कर रहा है। मान लो किसी डिस्टेंस y की अगर हम लोग बात करें, y की बात करें, y पे अगर आप देखें तो यहां से ये एंगल और ये, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं बेटा, पाथ डिफरेंस की बात करूं, ये था स्मॉल डी, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये एंगल था थीटा। तो ये है अपने पास, इसको परपेंडिकुलर को m दे दूं तो यही है अपने पास पाथ डिफरेंस, डेल्टा। तो अगर आप पाथ डिफरेंस लिखे बेटा, तो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं d टाइम्स cos थीटा, ये लिख सकते हैं। और अगर मैक्सिमा हो यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, या मैक्सिमा हो, तो पाथ डिफरेंस को आप किससे इक्वेट कर सकते हैं बेटा, एन लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब d cos थीटा
को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग n लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या मिनिमा हो तो पाथ डिफरेंस को आप किससे इक्वेट कर सकते हैं? 2n+1 या 2n-1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट कर सकते हैं, यानी d cos थीटा को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट कर सकते हैं। ये हो गया दोनों के केस का कंडीशन। ठीक।